सो हेलो गाइस, माय नेम इज़ अंकुर और आज हम स्टार्ट करेंगे एनसीईआरटी सॉल्यूशंस चैप्टर नंबर 5 मैथमेटिक्स। यूनिट का नाम है अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस। तो आप लोग पहले 4 चैप्टर अपने कर चुके हैं अभी तक और मोस्टली अभी तक आपने जो किया है वो एक्स वाई इक्वेशन सॉल्व करना या फिर हो सकता है आपने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के 1-2 बेसिक चीज़ें आपने सीखी हों। तो अभी हम चलेंगे थोड़ा अर्थमेटिक की ओर, यानी कि थोड़ा नंबर्स का जो गेम है अब वो यहाँ पे शुरू होता है। तो ये जो चैप्टर है ये थोड़ा आपके लॉजिकल स्किल्स, थोड़े आपके एनालिटिकल स्किल्स, इन सबको टेस्ट करेगा। तो ये काफ़ी बेसिक लेवल पे टेस्टिंग होगी यहाँ पे। और आगे के कुछ चैप्टर्स हैं आपके, जो आपका प्रोबेबिलिटी हो गया, स्टैट्स हो गया, सरफेस एरिया वॉल्यूम हो गया, तो वहाँ पे जो आपकी थिंकिंग स्किल्स हैं उनमें जो स्किल्स चाहिए उनका बेस जो है वो आपका चैप्टर नंबर 5 से बनना यहाँ पे स्टार्ट हो रहा है। तो होपफुली आपने जो थ्योरी है वो एकदम अच्छे से कवर कर लिया, बट अगर नहीं भी की है तो भी ये एनसीईआरटी सॉल्यूशंस इस तरह से डिज़ाइन है कि एक एवरेज बच्चा जो होगा, इसमें हमने कोशिश की कि हम आपको पूरी तरह से अच्छे से एकदम हर क्वेश्चन को एकदम डीप में समझाएं, प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग के थ्रू। तो जो क्वेश्चन समझाने वाले हैं, जिन क्वेश्चन में डिटेल एक्सप्लेनेशन चाहिए उन सब में आपको डिटेल एक्सप्लेनेशन दिया गया है। कोई भी ऐसी चीज़ हम यूज़ नहीं करेंगे जो हम पहले से ही ऑलरेडी प्रूवन हो और उसको हम लोग यहाँ पे यूज़ कर लें और आपको वो लगे कि ये तो हमने कभी किया ही नहीं या फिर ये तो हमें आता ही नहीं है। तो हर चीज़ हम लोग वो करेंगे जो आप पहले पढ़ चुके हैं, उसी का यूज़ करके हम सोल्यूशन करेंगे। और अगर हमें बाई चांस कोई ऐसी चीज़ यूज़ करनी पड़ रही है तो हम वो आपको प्रॉपर सिखाएंगे। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे जो एक्सरसाइज 5.1 है हमारी, उसका जो क्वेश्चन नंबर 1 है वो बोल रहा है कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशंस डज द लिस्ट ऑफ नंबर्स इन्वॉल्व्ड मेक एज अ एपी एंड वाई। तो इन्होंने हमें कुछ सिनेरियोज दिए हुए हैं और ये हमसे पूछ रहा है कि किस किस सिनेरियो में जो लिस्ट नंबर्स की निकलेगी वो जो नंबर्स का एक पैटर्न बनेगा, क्या वो एपी बनेगा या नहीं बनेगा, और अगर एपी बनेगा तो क्यों बनेगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे फर्स्ट सिनेरियो जो है वो पूछ रहा है कि द टैक्सी फेयर आफ्टर ईच किलोमीटर व्हेन द फेयर इज ₹15 फॉर द फर्स्ट किलोमीटर एंड ₹8 फॉर ईच एडिशनल किलोमीटर। तो वो बोल रहा है कि एक टैक्सी का जो फेयर है हर किलोमीटर के बाद आप लिस्ट कीजिए कि पहले किलोमीटर के बाद कितना किराया देना है मुझे, अगर मैं 2 किलोमीटर ट्रैवल करूंगा तो कितना किराया देना है मुझे, अगर मैं 3 किलोमीटर ट्रैवल करूंगा तो कितना किराया देना है मुझे। ठीक है, अगर कोई बंदा 1 किलोमीटर ट्रैवल कर रहा है तो उसका किराया लिख लीजिए, अगर कोई बंदा 2 करना चाह रहा है ट्रैवल तो उसका किराया लिख लीजिए, अगर कोई 3 करना चाह रहा है ट्रैवल तो उसका किराया हम लोग लिख लेंगे, ऐसे कोई 4 करना चाह रहा है ट्रैवल तो उसका किराया हम लोग लिख लेंगे। अच्छा, अब जो हमने ये सब लिखा है क्या ये एपी में है, जी हमसे वो पूछ रहे हो। अगर एपी में है तो फिर क्यों है। तो चलिए यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन आपको काफी क्लियर हो चुका होगा। द टैक्सी फेयर आफ्टर ईच किलोमीटर व्हेन द फेयर इज ₹15 फॉर द फर्स्ट किलोमीटर एंड ₹8 फॉर ईच एडिशनल किलोमीटर, यानी कि सिर्फ फर्स्ट किलोमीटर के लिए आपको ₹15 देने हैं। अगर उसके बाद आप एक्स्ट्रा किलोमीटर चलेंगे और तो आपको हर एक्स्ट्रा किलोमीटर के लिए आफ्टर योर फर्स्ट किलोमीटर हर एक्स्ट्रा किलोमीटर के लिए आपको ₹8 अलग से देने पड़ेंगे और फर्स्ट किलोमीटर के लिए आपको ₹15 देने हैं। तो चलिए हमने लिख लिया यहाँ पे फेयर फॉर फर्स्ट किलोमीटर इज ₹15। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन में दिया है फेयर फॉर फर्स्ट 2 किलोमीटर्स, यानी कि पहले 2 किलोमीटर का, तो पहले किलोमीटर का तो ₹15 है और जो नेक्स्ट एडिशनल किलोमीटर में चलूंगा उसके लिए ₹8 देना है, क्वेश्चन में बोला है। तो 15 + 8 इज इक्वल टू यहाँ पे आ गया मेरे पास 23। फेयर फॉर फर्स्ट 3 किलोमीटर्स बोल रहे हैं, तो पहले 2 का तो हम लोग कैलकुलेट कर चुके हैं, यहाँ पे ये रहा 23। तो जो बाकी के होंगे मतलब जो पहले 3 किलोमीटर का करना है तो पहले 2 का तो कैलकुलेट हो गया 23 और आगे के लिए ₹8 एक्स्ट्रा लगेंगे, तो फिर 23 + 8 इज इक्वल टू 31। तो अब मैंने इनका लिस्टिंग कर लिया यहाँ पे। सो लिस्टिंग करने के बाद मेरे पास आया है 15, 23, 31। तो क्या ये एपी है? जी हाँ, ये बिल्कुल एपी है। क्यों है ये एपी? क्योंकि एपी क्या होता है कि जिसमें हम लोग एक कांस्टेंट जो कॉमन डिफरेंस होता है उससे एपी प्रोग्रेस करती है। ठीक है, वो कांस्टेंट डिफरेंस कुछ भी हो सकता है। प्रोग्रेस करने का मतलब ये नहीं है कि यहाँ पे वो सिर्फ एक मतलब आगे बढ़ते जाएगी, जैसे 5 है तो 10, फिर 15, 20, वो पीछे भी आ सकती है। 5 है तो 0, फिर -5, बट एक कांस्टेंट कॉमन डिफरेंस से पीछे आगे जानी चाहिए। ठीक है, ओके। तो यहाँ पे हमें दिख रहा है कॉमन डिफरेंस कितने का है? 8 का है। क्यों है? क्योंकि अगर आप 23 में से 15 को माइनस करेंगे तो भी आपको 8 मिल रहा है, 31 में से 23 को माइनस करेंगे तो भी आपको 8 मिल रहा है, और इसके आगे आने वाले जितने भी पैटर्न्स होंगे उन सब में आपको 8 8 का पैटर्न फॉलो करने को
मिलेगा, तो इसीलिए यहाँ पे हो गया हमारा AP। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। द अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इन सिलेंडर व्हेन अ वैक्यूम पंप रिमूव्स 1/4 ऑफ द एयर रिमेनिंग इन ए सिलेंडर एट अ टाइम। ठीक है, ओके, तो इसने क्या बोला, एक सिलेंडर है मेरे पास, उसके अंदर कुछ हवा है और मेरे पास एक पंप है। अब मैं जब उसको एक बार पंप करता हूं तो जितनी भी हवा उस सिलेंडर में है उस टाइम पर उसका 1/4 वो बाहर फेंक देगा। ठीक है, यानी कि जितनी भी हवा एट प्रेजेंट, मतलब जब मैं पंप को यूज करूंगा उस टाइम पे जितनी हवा है उसका 1/4 वो बाहर फेंक देगा। तो मुझे उसकी लिस्ट बनानी है कि आफ्टर हर पंप के बाद उसके अंदर कितनी हवा बची हुई है, और जो हवा उसके अंदर बची हुई है, मतलब पहली पंपिंग के बाद इतनी बची थी, दूसरी पंपिंग के बाद इतनी बची थी, तीसरी पंपिंग के बाद इतनी बची थी, क्या वो जो हवा उसके अंदर बची हुई है हर पंपिंग के बाद, क्या वो AP बन रही है, और अगर बन रही है तो क्यों बन रही है? तो ये क्वेश्चन हमारा सिंपल सा है। सो हम लोग कुछ भी हम लोग वॉल्यूम लेट कर लेते हैं, लेट इनिशियल वॉल्यूम बी x। ठीक है, तो हमने क्या किया, उसको फर्स्ट टाइम हमने उसकी पंपिंग की। आफ्टर फर्स्ट पंपिंग एयर रिमेनिंग, एयर कितनी बची हुई है पहली पंपिंग के बाद? भाई पंप तो जो है वो 1/4 हवा बाहर निकाल के फेंक देगा, तो x थी उसके अंदर स्टार्टिंग में, अब x का 1/4 उसने बाहर फेंक दिया, तो x में से 1/4 ऑफ x बाहर जा चुका है, तो बचा कितना है, x - 1/4x इज इक्वल टू 3/4x। आफ्टर सेकेंड पंपिंग एयर रिमेनिंग, अब भाई जितनी हवा उसके अंदर अब है उसका 1/4 तो बाहर निकालेगा, जितनी पहले थी उसका 1/4 नहीं है। अब जब हम पंप कर रहे हैं उस टाइम पे जो करंट हवा है उसके अंदर उसका 1/4 तो बाहर निकालने वाला है। ठीक है, तो अभी प्रेजेंटली हवा उसके अंदर कितनी है, 3/4 x है सेकंड पंपिंग के टाइम पे, क्योंकि फर्स्ट पंपिंग में 1/4 बाहर जा चुकी है, तो सेकंड पंपिंग के टाइम पे जो हवा बची हुई है 3/4 ऑफ x बची हुई है। अब 3/4 ऑफ x का 1/4 वो बाहर निकालेगा, तो कितनी बचेगी, 3/4 x तो अभी बची हुई है, माइनस क्या करना है मुझे, माइनस करना है जो अभी है उसका 1/4। तो अभी कितनी है यहाँ पे 3/4x, उसका 1/4 होगा तो 1/4 इंटू 3/4x, इसका आंसर कितना आएगा यहाँ पे 9/16x। आफ्टर थर्ड पंपिंग अब अभी कितनी बची हुई यहाँ पे, आफ्टर जब हम थर्ड पंपिंग कर रहे हैं, करते टाइम जो अभी हवा है थर्ड पंपिंग करने से पहले कितनी हवा बची हुई यहाँ पे 9/16 ऑफ x। अच्छा, 9/16 ऑफ x का 1/4 वो बाहर फेंक देगा, तो कितनी बचेगी, 9/16 ऑफ x तो है, इसका 1/4 करेंगे और इसी में से माइनस कर देंगे, उतनी हवा बचेगी। ठीक है, तो 9/16 x में से मैंने यहाँ पे माइनस कर दिया 1/4 ऑफ 9/16 ऑफ x, जो हमें देता है आंसर 27/64 ऑफ x। अच्छा, यहाँ पे जो हम लोग एक दूसरे तरीके से भी सोच सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, वो क्या सोच सकते हैं कि क्वेश्चन में साफ लिखा हुआ है कि जितनी भी हवा सिलेंडर में होगी उसका 1/4 वो बाहर निकालेगा। ठीक है, अगर जितनी हवा सिलेंडर में है उसका 1/4 वो बाहर निकाल रहा है, तो हर पंपिंग के बाद सिलेंडर में कितनी हवा बचेगी, 3/4 बचेगी, क्योंकि हर पंपिंग के बाद वो 1/4 बाहर निकाल रहा है, तो जितनी अभी वहां पे है ओरिजिनली उसका हमेशा 3/4 बचेगा मेरे पास। यानी कि अगर इतना है हवा फर्स्ट पंपिंग करने से पहले, तो इसका 3/4 बचेगा। अब जो अगली बार पंप करूंगा तो जितनी हवा उस टाइम पे होगी उसका 3/4 बचेगा, अगली बार पंप करूंगा तो जितनी हवा अब है उसका 3/4 बचेगा। तो मैं इसको दूसरे तरीके से भी सोच सकता हूं, वो क्या है कि फर्स्ट पंपिंग के बाद हवा कितनी बचेगी यहाँ पे 3/4 ऑफ x। ठीक है, फर्स्ट पंपिंग के बाद हवा कितनी बचेगी यहाँ पे 3/4 ऑफ x बचेगी। सेकंड पंपिंग के बाद कितनी हवा बचेगी, भाई जो अभी हवा है उसका 3/4 ऑफ बचेगी, क्योंकि 1/4 तो बाहर कर रहा है, तो जो अभी हवा है उसका 3/4 कितना होगा, 3/4x अभी है, इसका 3/4 कितना करेंगे तो कितना आएगा 3/4x इंटू 3/4, दैट इज 9/16x। तो आफ्टर सेकेंड पंपिंग मेरा आंसर आ गया यहाँ पे 9/16x। ठीक है, अच्छा थर्ड पंपिंग करेंगे तो कितनी हवा बच जाएगी उसके अंदर, अब 1/4 तो वो बाहर कर रहा है ना, तो 3/4 ही बचेगी, लेकिन 3/4 किसका, जो अभी प्रेजेंटली है, अभी प्रेजेंटली कितना है 9/16x है, तो 9/16x का 3/4 बचेगा, तो 3/4 इंटू 9/16x, तो कितना आंसर आएगा मेरे पास यहाँ पे 27/64x। ठीक है गाइस,
ओके, सो आफ्टर एवरी पंपिंग 3/4 ऑफ प्रीवियस एयर रिमेन्स। ठीक है, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो यहाँ पे कि पहले मेरे पास हवा थी V, लेट कर लिया हमने, बोली ये सब था आपको समझाने के लिए। अगर एक लाइन में इसका आंसर दें तो आप वो ऐसे फ्रेम हो जाएगा कि पहले हवा थी V, अगली बार कितनी बची भाई, जितनी पहले थी उसका 3/4 बची, तो 3/4 ऑफ V। अच्छा, अब इस पंपिंग के दौरान कितनी बची जो हम अब करने वाले हैं भाई, जो पहले थी उसका 3/4 ही बचेगी, तो 3/4 इंटू 3/4 ऑफ V, दैट इज 3/4 स्क्वायर V। अच्छा, अब करेंगे पंपिंग तो कितनी बचेगी भाई, 3/4 का स्क्वायर V तो पहले थी, अब करेंगे तो 3/4 इंटू 3/4 का स्क्वायर V। ठीक है, तो इतना बचेगा। तो अब हम क्लियरली यहाँ पे देख सकते हैं कि ये किसी भी उसमें तो AP हमें लग नहीं रहा है। ठीक है, तो ये हमारा AP, तो ठीक है गाइज, ये मेरा यहाँ पे क्लियरली जो है ये यहाँ पे AP नहीं बन रही है। क्यों नहीं बन रही है, क्योंकि अगर मैं इसमें से 3/4 तो V में से माइनस करूंगा तो कुछ और आंसर आएगा, 3/4 तो स्क्वायर V में से 3/4 तो V को माइनस करूंगा तो कुछ और आंसर आएगा, जो कि बिल्कुल भी कांस्टेंट नहीं है। कॉमन डिफरेंस यहाँ पे सेम नहीं है, किसी भी टर्म के माइनस करने पर नहीं आ रहा है सेम, तो ये यहाँ पे AP नहीं है। इनफैक्ट ये क्या है, AP नहीं है तो क्या ये कोई पैटर्न बन रहा है? जी हाँ, इस पैटर्न को बोलते हैं ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। ये आप अपने 11th स्टैंडर्ड में पढ़ेंगे आगे। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में क्या होता है कि एक कॉमन नंबर से हम टर्म्स को मल्टीप्लाई करते रहते हैं, यानी कि मेरा आंसर अगर पहले V था तो मैंने उसको 3/4 से मल्टीप्लाई किया तो 3/4 V हो गया। उसके बाद मैंने उसको एक और उससे मल्टीप्लाई किया 3/4 से ही, तो 3/4 ऑफ स्क्वायर V हो गया, फिर 3/4 से मल्टीप्लाई किया। तो इस तरह से किसी भी एक कॉमन चीज से मल्टीप्लाई करते हैं, जैसे कि 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, किसी भी कॉन्स्टेंट से हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं, तो उस प्रोग्रेशन को बोलते हैं यहाँ पे GP। ठीक है, तो ये AP नहीं है, दिस इज एन GP। ठीक है, ओके, तो चलिए आगे चलते। और ये GP है कि नहीं वो भी डिपेंड करेगा V की वैल्यू पर। ठीक है, V के हिसाब से, यानी कि अगर V यहाँ पे कुछ ऐसा हो गया, चलो यहाँ पे तो अभी V तो वॉल्यूम है, तो यहाँ पे एक फिक्स्ड अच्छा खासा हमें एक न्यूमेरिकल वैल्यू मिलेगा, जैसे कि 15 लीटर्स 20 लीटर्स। बट अगर आप मतलब मैथमेटिक्स में देखें तो आप कॉम्प्लेक्स नंबर्स में भी जा सकते हैं, तो वो सब बातें हम लोग नहीं डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द कॉस्ट ऑफ डिगिंग अ वेल आफ्टर एवरी मीटर ऑफ डिगिंग व्हेन इट कॉस्ट ₹150 फॉर द फर्स्ट मीटर एंड राइजेस बाय ₹50 फॉर ईच सब्सिक्वेंट मीटर। तो ये क्वेश्चन गाइज बिल्कुल सिमिलर है टैक्सी वाले क्वेश्चन से। ठीक है, यानी कि पहले खुदाई पर, पहला जब मैं उसको खोदूंगा 1 मीटर तक खोदूंगा, स्टार्टिंग का जो 1 मीटर होगा तब तो मुझे 150 रुपए देने पड़ेंगे, लेकिन उसके बाद मैं जितने एडिशनल मीटर खुदवाऊंगा उन सब के लिए वो बोल रहा है कि आपको 50 रुपए हर एक्स्ट्रा मीटर के लिए खुदवाने के लिए आपको हर 50 रुपए देने पड़ेंगे, और फर्स्ट मीटर के लिए आपको 150 रुपए देने पड़ेंगे। तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन हम लोग डिस्कस कर चुके ऑलरेडी। इसी तरह का सेम क्वेश्चन जो था वो टैक्सी वाला था, तो चलिए इसको भी डिस्कस कर लेते हैं यहाँ पर। तो फर्स्ट डिग मैंने किया यहाँ पे, तो मुझे कितना देना है उसको 150 देना है। अच्छा, फर्स्ट 2 मीटर्स का अगर मैं कर रहा हूँ, ठीक है, कोई आके बोल रहा है भाई मुझे 2 मीटर गड्ढा खुदवाना है, तो हमें उसको उसकी कॉस्ट बतानी है कि आपको 2 मीटर गड्ढा खुदवाने का कितना कॉस्ट लगेगा। तो 150 तो आपको फर्स्ट मीटर के देना है, और 50 रुपीज आपको दूसरे मीटर के लिए देना है खुदवाने के लिए, ये क्वेश्चन में लिखा हुआ है। ठीक है, तो वहां पे उसकी जो कॉस्ट आएगी वो कितनी आ गई, यहाँ पे 200 रुपीज आ गया है। ठीक है, 200 रुपीज आ गया। अच्छा, फर्स्ट 3 मीटर्स अगर कोई बोल रहा है भाई मुझे तो 3 किलोमीटर नीचे तक खुदवाना है, तो उसका कितना कॉस्ट पड़ेगा। ठीक है, तो 200 रुपए तो हमारे पहले 2 मीटर के हम लोग ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं, तो 200 लिख दिया। अच्छा, 50 एक्स्ट्रा देना है क्योंकि 3 किलोमीटर तक खोदना में, तो 50 एक्स्ट्रा लगेगा। ठीक है, तो 50 तो हमारा कितना हो गया 250 हो गया। फिर आप इसको ऐसे ही सोच सकते हैं कि फर्स्ट मीटर के लिए तो 150 देना है, सेकेंड के लिए 50 देना है, थर्ड के लिए भी 50 देना है, तो 150 प्लस 50 प्लस 50 इज इक्वल टू 250। अच्छा, जो चलिए अब इसको देख लेते हैं यहाँ पे कि क्या ये AP बन रही है। तो हमारे पास है यहाँ पे 150, हमारे पास है यहाँ पे 200, हमारे पास है यहाँ पे 250, इसी तरह से आगे हमारे पास आएगा 300। क्यों आएगा, क्योंकि भाई हर एक्स्ट्रा मीटर के लिए 50 रुपए लगेंगे। तो कॉमन डिफरेंस क्या आ रहा है मेरा यहाँ पे, 200 माइनस 150 इज इक्वल टू 50, 250 माइनस 200 इज ऑल्सो इक्वल टू 50। इसी तरह से आगे सब में आप करेंगे तो आप पाएंगे कि आपको हर जगह 50 का कॉमन डिफरेंस देखने को मिल रहा है। तो ये हो गया हमारा AP हो गया यहाँ पे। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं यहाँ पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा
वो नेक्स्ट क्वेश्चन है, द अमाउंट ऑफ मनी इन एन अकाउंट एवरी ईयर when rupees 10,000 is deposited at compound interest at 8% per annum. ठीक है, ओके, तो कंपाउंड इंटरेस्ट आपने 8th क्लास में पढ़ा था और अभी आप 10th में हैं, तो हो सकता है कि आप भूल गए हो कि क्या होता है कंपाउंड इंटरेस्ट और क्या फॉर्मूला था, प्रिंसिपल, इंटरेस्ट, टाइम, किसको किससे क्या रिलेट करना है। तो अगर याद है तो बहुत अच्छी बात है, बट अगर नहीं भी है तो हम लोग इसको बेसिक अंडरस्टैंडिंग से भी कर सकते हैं। ठीक है, तो देखते हैं कैसे करेंगे। तो यहाँ पे मेरे पास है आफ्टर फर्स्ट ईयर। ठीक है, फर्स्ट ईयर के बाद इंटरेस्ट लगने के बाद मेरे पास कितने पैसे आएंगे, वहां पे 10,000 तो मैंने डाले हैं अभी। एक साल बाद वो 10,000 कितने हो जाएंगे अगर मैंने कंपाउंड इंटरेस्ट पे डिपॉजिट कराए हैं 8% पर एनएम पर, यानी कि हर साल मुझे 8% मिलेगा जो अभी मेरे बैंक अकाउंट में है उसका। ठीक है, तो चलिए फर्स्ट कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है बाय द वे। कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होता है कि ब्याज पर ब्याज, यानी कि इंटरेस्ट पर इंटरेस्ट, इंटरेस्ट पर इंटरेस्ट लगेगा आपका। यानी कि अगर मान लीजिए एक बैंक है, उससे मैं एक लोन लेता हूं, ठीक है, 100 रुपए का, और वो बोल रहा है भैया आपको हर साल 10% का इंटरेस्ट लगेगा, वो भी कंपाउंड इंटरेस्ट पर आपको हम देंगे लोन। अच्छा, 100 रुपए मैंने उससे लिए, तो एक साल बाद मुझे उसको कितने देने पड़ेंगे, 100 तो देने ही पड़ेंगे जो लिए थे, साथ में 10% इंटरेस्ट के साथ देने पड़ेंगे। यानी कि 100 तो दे दिए, 100 का 10% क्या होता है, 10 रुपए, तो 100 तो दूंगा ही, साथ में 10 रुपए भी दूंगा, यानी कि 110 रुपीज में बैंक को दूंगा। अच्छा, लेकिन मान लीजिए कि एक साल बाद मेरी फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी नहीं है और मैं नहीं रीपे कर सकता हूँ लोन बैंक को, मैं उस कंडीशन में नहीं हूं कि मैं एक साल बाद बैंक को 100 रुपये लौटा दूं, मेरे पास है ही नहीं, तो मैं क्या करूंगा, मैं एक साल और वेट करूंगा। ठीक है, अच्छा, अगर एक साल बाद में लौटाता तो मुझे कितने देना पड़ता, 110 रुपये देना पड़ता। लेकिन मैं क्या कर रहा हूं, मैं 2 साल बाद लौटाऊंगा, तभी मेरे पास पैसे आएंगे भाई, अभी नहीं है मेरे पास एक साल बाद, तो मैं 2 साल बाद अगर लौटाऊंगा तो कितना पैसा देना पड़ेगा। अच्छा, आप सोचेंगे 2 साल बाद लौटाना है तो हर साल का 10% है, तो भाई 10% इस साल का भी लगा लेते हैं, तो 10% पिछले साल का 10 रुपए, इस साल का 10 रुपए, और 100 तो ढाई, तो 100 प्लस 10 इज इक्वल टू 120, तो 120 देना है। बट ये गलत है। ये गलत क्यों है, क्योंकि अगर ये सिंपल इंटरेस्ट होता तब ये सही होता, यहां तो कंपाउंड इंटरेस्ट है, तो कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या करते हैं, ब्याज पर ब्याज, यानी कि इंटरेस्ट पर आपका इंटरेस्ट लगेगा। तो कैसे लगेगा वो, तो फर्स्ट ईयर के बाद अगर मैं लौटा देता तो मुझे 110 देने पड़ते, लेकिन मैंने नहीं लौटाया, तो अब जो मेरे पास 110 रुपए हैं उस पे मेरा 10% लगेगा, और तो यानी कि 10% ऑफ 110 यानी कि 11 रुपए। ठीक है, 10% ऑफ 110 इज व्हाट, 11। तो इस साल के लिए मुझे 11 देना है और पिछले साल के लिए मुझे 10 देना था, तो 10 प्लस 11 इज इक्वल टू 121। 10 प्लस 11 इज इक्वल टू 21, और 100 रुपीज जो मेरा पहले से तो मैंने लिया था लोन, तो मुझे 121 रुपए देने पड़ेंगे बैंक को 2 साल बाद अगर दूंगा तो। इसे बोलते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट। लेकिन अगर सिंपल इंटरेस्ट होता तो सिर्फ 120 देने पड़ते। अब जैसे अब तो ये 100 रुपए का था तो कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ा। ठीक है, लेकिन अगर कोई बहुत बड़ा अमाउंट है जो करोड़ों में है, तो मान लीजिए 1 करोड़ का अमाउंट है, अब उसके ऊपर एक साल बाद इंटरेस्ट लग के 10% का, तो बहुत ज्यादा एक हैवी अमाउंट यहाँ पे बन जाएगा। ठीक है, तो कंपाउंड इंटरेस्ट का ये नुकसान है। नुकसान कब है, जब आपने बैंक से लोन लिया हो, और फायदा कब है, जब आपने बैंक को पैसे दिए हो कंपाउंड इंटरेस्ट पे कि भाई ले तू हमारे पैसे रख, और हर साल इसके ऊपर कंपाउंड इंटरेस्ट लग के बैंक में पैसे बढ़ते जाएंगे। बट ऐसा होता नहीं है बिल्कुल भी, क्योंकि आपके जो एटीएम में पैसे रखे रहते हैं वो कंपाउंड इंटरेस्ट पे काम नहीं करते हैं, वो बहुत ही 4% या 3% सिंपल इंटरेस्ट पे बढ़ते हैं आपके पैसे। ठीक है, तो ये हमें कंपाउंड इंटरेस्ट समझ आ गया कि जितना पैसा अभी है उस पे ब्याज लगेगा, और अगर मैंने वो नहीं लौटाया तो अब जो पैसा बन गया है इंटरेस्ट लगाने के बाद, फिर उस टोटल पर मेरा इंटरेस्ट लगेगा। तो अब यानी कि इंटरेस्ट पर इंटरेस्ट इज इक्वल टू कंपाउंड इंटरेस्ट। तो चलिए यहाँ पे अब वापस क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन में लिखा है कि अब मैं इसका आंसर ढूंढ रहा हूँ। ठीक है, तो आफ्टर फर्स्ट ईयर के बाद यहाँ पे 8% है, मैंने जो एग्जाम्पल है उसमें 10% मैंने बोला था आपको, तो आफ्टर फर्स्ट ईयर यहाँ पे कितना आएगा। ओके, सो 8/100
8/100 क्यों? क्योंकि 8% है। किसका 8% निकाल रहे हैं? 10,000 का। 10,000 का निकाल दिया। प्लस में हमें 10,000 करना है, ठीक है, ओके। तो 10,000 प्लस 8/100 10,000 इज इक्वल टू 1000 कॉमन ले लिया मैंने, यहाँ पे 1 प्लस 8/100 आ गया। सिंपल मैथमेटिक्स से आप खुद भी कर सकते हैं कि यहाँ से ये कैसे आया। ये एक बहुत ही सिंपल मैथमेटिक्स है, ठीक है। कैसे आया समझ आ गया ना लॉजिक? क्या लॉजिक क्या है कि 10,000 तो है ही, उसका 8% भी मुझे यहाँ पे ऐड करना पड़ेगा अपने वहां पे, तो वो मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया। अच्छा, आफ्टर सेकेंड ईयर यहाँ पे आफ्टर सेकेंड ईयर अब जो मेरे पास बैंक में पैसे थे उसके ऊपर मैं 8% लगाऊंगा, ठीक है। अब मेरे पास कितने पैसे हैं भाई? मेरे पास इतने पैसे हैं, ठीक है। मेरे पास कितने पैसे हैं अभी 1 साल बाद? इतने पैसे हैं मेरे पास। अब मैं क्या करूंगा, इसका 8% निकाल के इसी में प्लस करूंगा, क्योंकि ये तो मुझे देना ही है और साथ में इसका 8% भी देना है, ठीक है। तो इसका 8% कैसे निकलेगा? 8/100 इंटू जो भी ये मनी थी, प्लस में ये तो हमें करना ही है पूरा, तो ये मैंने यहाँ पे एज इट इज प्लस कर दिया है। यहाँ पे ये मैंने यहाँ पे एज इट इज प्लस कर दिया है, और इसका 8% ये रहा। ये पूरा जो है ये मेरे पास इसका 1% है, और ये क्या है? ये मेरा 1 साल बाद का पैसा है, ठीक है। अब जब मैं इसको सोल्व करूंगा यहाँ पे तो कितना आएगा? यहाँ पे आप कॉमन आराम से ले सकते हैं, ये 1000 इंटू 1 प्लस 8/100 का होल स्क्वायर। अच्छा, ये मैंने पूरा सोल्व क्यों नहीं किया, मतलब एक अच्छा सा फिगर क्यों नहीं लिखा है? क्योंकि हम लोग ये देख रहे हैं कि एक मतलब सिंपल सिर्फ लिखने का तरीका है, एक सिंपल हम लोग उसको करेंगे तो यहाँ पे क्या बनेगा, ठीक है। तो अब मैं यहाँ पे पैटर्न देख पा रहा हूँ कि 10,000 इंटू 1 प्लस 8/100 ये बन गया, 10,000 इंटू 1 प्लस 8/100 का स्क्वायर बन गया। अच्छा, थर्ड ईयर के लिए मैंने डायरेक्ट लिख दिया है, आप खुद कैलकुलेट कीजिएगा इसको, फिर लिखिएगा, ठीक है। तो ये बनेगा आपका 1000 इंटू 1 प्लस 8/100 का क्यूब। तो ये एपी नहीं हुआ, ये क्या हो गया? यहाँ पे ये जीपी हो गया, ठीक है। जीपी क्यों हो गया? क्योंकि यहाँ पे जिस फैक्टर से मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ वो क्या है? 1 प्लस 8/100, यानी कि जितना पहले था उसमें अब मैं 1 प्लस 8/100 का मल्टीप्लाई करता जाऊंगा। फोर्थ ईयर के बाद देखूंगा तो कितना आएगा? 10,000 इंटू 1 प्लस 8/100 की पावर 4 आएगा। तो यहाँ पे क्या है? जीपी है, एपी नहीं है, और जीपी आपको नहीं पढ़ना, आपके सिलेबस में नहीं है। तो हमसे सिर्फ इतना पूछा गया था कि क्या ये एपी है, और अगर एपी है तो क्यों है, या फिर ये एपी नहीं है, तो हमने बता दिया यहाँ पे एपी नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन जो बोल रहा है, द अमाउंट ऑफ मनी इन द अकाउंट एवरी ईयर वेंट, ओके सॉरी, अच्छा इसका एक अनदर अप्रोच मैं बताना भूल गया था। अगर किसी को फॉर्मूला इसका पता है कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने का, तो जो उसका फॉर्मूला होता है वो होता है P इंटू 1 प्लस R/100 की पावर n। यहाँ पे n क्या है? ईयर्स है। तो डायरेक्टली, अच्छा ये फॉर्मूला कैसे डिराइव हुआ? ये फॉर्मूला डिराइव कैसे हुआ ये आपको खुद सोचना है, अभी बैठ के होमवर्क करना है, आपका ये होमवर्क है। ये डिराइव उसी तरह से हुआ था जिस तरह से मैंने आपको बताया था। 1 प्लस R/100, R क्या है हमारा यहाँ पे? इंटरेस्ट। इस क्वेश्चन में 8% था, तो हमने जो पिछली स्लाइड थी वहां पे लिखा हुआ है 8%, ठीक है, 8%। यहाँ पे क्या है? R हमने मान लिया कि अगर हमको वो कुछ भी देगा तो उसकी जगह हम ये R की जगह वो चीज रख देंगे। तो वहां पे क्या हो रहा था कि 1 प्लस 8/100 मल्टीप्लाई होते जा रहा था। कितनी बार मल्टीप्लाई होगा भाई? जितने साल के लिए कैलकुलेट करेंगे उतनी बार। अगर हम 5 साल के लिए करेंगे तो 5 बार मल्टीप्लाई होगा वहां पे, मतलब 4 बार मल्टीप्लाई होगा, एक बार वो पहले से ही था वहां पे, लेकिन जो उसकी टोटल पावर बनेगी वो कितनी बनेगी? 5। तो n क्या है? वो ईयर्स हैं 5। तो इस तरह से मैं आपको पिछले स्लाइड में डेरिवेशन भी एक तरह से समझा दिया है, बट प्रॉपरली आप इसको एक बार लिख लीजिए डेरिवेशन कैसे किया, अगर आप चाहें तो लिख सकते हैं। एनीवेज ये हमारे आउट ऑफ लीग है अभी के लिए, क्योंकि 8th क्लास का टॉपिक है। तो चलिए फर्स्ट ईयर के लिए कैलकुलेट करते हैं। फर्स्ट ईयर में 10,000, क्योंकि प्रिंसिपल क्या हमारा? 10,000, तो 10,000 इंटू 1 प्लस 8/100। सेकेंड ईयर के लिए क्या बनेगा हमारा? 10,000 इंटू 1 प्लस 8/100 का स्क्वायर, क्योंकि n की जगह हमें ईयर नंबर ऑफ ईयर्स पुट करना है। थर्ड के लिए क्या बनेगा? ये बनेगा। तो क्लियरली इट्स नॉट एन एपी, इट्स अ जीपी, क्योंकि यहाँ पे कॉमन फैक्टर से मल्टीप्लाई हो रहा है, ऐड नहीं हो रहा है। ओके, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब हम अपना। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है राइट फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ द एपी व्हेन द फर्स्ट टर्म write first 4 terms of the AP when the first term A and the common difference D are as given।
तो हमको इसने क्या दे रखा है, हमको इसने दे रखा है ए दे रखा है, यानी कि फर्स्ट टर्म दे रखा है, इसने हमको कॉमन डिफरेंस दे रखा है और पूछा है कि आप नेक्स्ट 4 टर्म्स बताइए हमें क्या होंगे, सॉरी फर्स्ट 4 टर्म्स बताइए हमें क्या होंगे। ठीक है, तो ए मेरे पास यहाँ पे 10 है, डी मेरे पास यहाँ पे 10 है, जो मेरा फर्स्ट क्वेश्चन है उसके अंदर जो ए है वो 10 है, डी है वो 10 है, यानी कि फर्स्ट टर्म जो है मेरा 10 है, कॉमन डिफरेंस कितना है वो भी 10 है। अच्छा, तो एपी कैसे बनाते हैं, एपी कैसे बनाते हैं, तो फर्स्ट टर्म तो मेरी 10 है ही, कॉमन डिफरेंस क्या होता है, कॉमन डिफरेंस होता है कि जिस डिफरेंस से वो आगे बढ़ेगा तो मैं 10 ऐड करता जाऊंगा उसके अंदर, तो पहला टर्म 10 आया, फिर कॉमन डिफरेंस ऐड किया 20 आया, 20 में कॉमन डिफरेंस ऐड किया 30 आया, 30 में कॉमन डिफरेंस ऐड किया 40 आया, तो 10 20 30 40 विल बी माय आंसर। ये सिर्फ फर्स्ट 4 टर्म्स है, आगे के टर्म्स इसी सीक्वेंस में कंटिन्यू करेंगे 50 60 70, 10 का डिफरेंस होगा क्योंकि कॉमन डिफरेंस कितने 10 है। ओके, सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पे a -2 दे रखा है, डी 0 दे रखा है, तो -2 में भाई 0 प्लस करेंगे तो -2 ही बचेगा, फिर 0 प्लस करेंगे तो फिर से -2 बचेगा, तो इसकी जो सारे टर्म्स होंगे वो -2। अच्छा, क्या ये एपी है, ये तो प्रोग्रेस ही नहीं हो रही है, तो -2 पे अटकी हुई है भाई, -2 -2 -2 -2, तो जी ये बिल्कुल एपी है, दिस इज एन एपी हैविंग अ कॉमन डिफरेंस 0। यहाँ पे जो इसका कॉमन डिफरेंस होगा यहाँ पे बिल्कुल 0 है, यानी कि इसका जो हर टर्म है वो आइडेंटिकल टर्म होगा। ठीक है, बट ये एपी है, एपी जरूर है ये, क्योंकि इसका कॉमन डिफरेंस क्या है 0। नेक्स्ट क्वेश्चन हमको दिया हुआ है a इज इक्वल टू 4 एंड d इज इक्वल टू -3, यानी कि फर्स्ट टर्म मेरे पास तो 4 है ही, अब 4 में मुझे ऐड करना है, ऐड करना है, क्या ऐड करना है, -3 ऐड करना है, तो 4 में ऐड किया -3 तो 1 आया, 1 में ऐड किया -3 यानी कि 1 -3 तो -2 आया, -2 में ऐड किया -3 यानी कि -2 प्लस -3 which is equal to -2 -3 and it ultimately gives us -5, तो ये हमारी यहाँ पे AP बन गई। ठीक है, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिया हुआ है a इज इक्वल टू -1 एंड d इज इक्वल टू 1/2, तो -1 में 1/2 ऐड कर दीजिए, फर्स्ट टर्म तो -1 खुद ही है, -1 में 1/2 ऐड कर दीजिए तो -1/2 आ गया, -1/2 में 1/2 ऐड कर दीजिए 0 आ गया, 0 में 1/2 ऐड कर दीजिए 1/2 आ गया। ठीक है, फोर्थ a is equal to 1.25, d is equal to -0.25, सिमिलरली आपको यहाँ पे ऐड करना है, -1.25 में ऐड कर दीजिए, -0.25 आपका -1.50 आ जाएगा। ठीक है, सिंपल एडिशन करना है कॉमन डिफरेंस का टर्म्स के अंदर। सेकेंड टर्म के लिए फर्स्ट टर्म में d को ऐड कर दीजिए, थर्ड टर्म के लिए सेकेंड टर्म में d को ऐड कर दीजिए, हर क्वेश्चन में वही करना है यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 3, फॉर द फॉलोइंग एपीज, सॉरी यहां पे बोल रहा है फॉर द फॉलोइंग एपीज राइट द फर्स्ट टर्म एंड द कॉमन डिफरेंस। ओके, लास्ट क्वेश्चन में जो उसने हमसे पूछा था उसका ठीक अपोजिट पूछ रहा है, इसने हमको पहली 4 टर्म्स दे रखी है और बोल रहा है भैया ए बताओ और डी बताओ, तो बता देंगे ए क्या होता है। ए तो भैया जो पहली टर्म है वही ए होती है, तो हर क्वेश्चन की जो पहली टर्म है वो ए है। ठीक है, तो ए में किसी को कोई डाउट है, हर क्वेश्चन की पहली टर्म ए है क्योंकि इसने खुद दे रखा है। अच्छा, कॉमन डिफरेंस क्या होता है, अच्छा अब हमें यहाँ पे चेक नहीं करना है कि ये एपी है या नहीं, क्योंकि इसने क्वेश्चन में बोल दिया कि फॉर द फॉलोइंग एपीज, तो ये सब एपी हैं, एपी ऑलरेडी हैं, ये हमें टेस्ट नहीं करना है हर टर्म में से माइनस कर करके देखने पर, हम ये टेस्ट नहीं करेंगे कि ये एपी है या नहीं, कॉमन डिफरेंस निकाल के कि भाई इसका कॉमन डिफरेंस क्या है, इस टर्म का कॉमन डिफरेंस क्या है, इस टर्म के बीच का डिफरेंस क्या है, क्या वो एक जैसा है, अगर एक जैसा है तो एपी है, नहीं, एपी ऑलरेडी गिवन है। ये सब क्वेश्चन जितने भी बनेंगे इन सब में एपी है, ये सब एपी है, फर्स्ट क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन, दिस ऑल आर एपीज, 3 1 -1 -3 सब एपी है, ऑलरेडी हमें गिवन है, हमें कुछ नहीं करना, हमें सिर्फ कॉमन डिफरेंस निकालना है। कॉमन डिफरेंस निकालना है तो क्या करेंगे, कुछ भी आप कर सकते हैं, सेकंड टर्म में से आप फर्स्ट टर्म को माइनस कर दीजिए, थर्ड टर्म में से सेकंड टर्म को माइनस कर दीजिए, या फिर फोर्थ टर्म में से थर्ड टर्म को माइनस कर दीजिए, सबका आंसर सेम ही आएगा। अच्छा, सेम क्यों आएगा, क्योंकि भाई एपी है, एपी में तो कॉमन डिफरेंस सेम रहता है, तो आप किसी भी टर्म से उसकी प्रीवियस टर्म को आप यहाँ पे माइनस कर दीजिए, आपको आपका डी जो है यानी कि कॉमन डिफरेंस जो है वो आपको मिल जाएगा। ठीक है, और वो सबका सेम ही होगा क्योंकि एपी ऑलरेडी गिवन है, हम चेक नहीं करने वाले यहाँ पे, नहीं तो आप चेक करके भी देख सकते हैं। ठीक है, एनीवेज, तो आई डोंट थिंक सो कि इस क्वेश्चन को ज्यादा समझाने की जरूरत है, तो होपफुली ये जो जितना भी क्वेश्चन आपका है चारों के चारों पार्ट्स आपके क्लियर हो गए हैं, आपको कुछ नहीं करना, ए तो साफ साफ दिख रहा है सामने, और डी के लिए आप किसी भी टर्म में से उसके
प्रीवियस टर्म को आप माइनस कर दीजिए, आपको आपका डी मिल जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग आर एपीज? इफ दे फॉर्म एन एपी, फाइंड द कॉमन डिफरेंस डी एंड राइट फाइंड द कॉमन डिफरेंस डी एंड राइट 3 मोर टर्म्स। ओके, तो यहां पे इसने बोला है, इसने हमको अब बोला है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर एपीज। सो इसने हमको कुछ पैटर्न दिए हुए हैं, 2 4 8 16, 2 5/2, 3 7/2, ऐसा करके बहुत सारे क्वेश्चंस दिए हुए उसने हमें, और इसने हमसे बोला है कि आप भैया ये चेक कीजिए कि क्या ये एपी है या नहीं है, और अगर एपी है तो उसका कॉमन डिफरेंस फाइंड कीजिए और आगे की 3 और टर्म्स लिखिए। तो चलो लिखते हैं और कॉमन डिफरेंस फाइंड आउट करेंगे और ये भी बताएंगे कि एपी है कि नहीं है। ओके, तो यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन, 2 4 8 16, 2 4 8 16 एपी लग रही है? नहीं। क्यों? क्योंकि 4 में से 2 माइनस कर रहा हूं तो 2 आ रहा है, 8 में से 4 माइनस कर रहा हूं तो 4 आ रहा है। यहीं पे बात खत्म हो गई, नॉट एन एपी। क्या है ये? दिस इज जीपी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है हर टर्म। 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया 4 आया, 4 को 2 से मल्टीप्लाई किया 8 आया, 8 को 2 से मल्टीप्लाई किया 16 आया। सो दिस इज नॉट एन एपी। सेकंड क्वेश्चन 2 5/2, 3 7/2। ओके, क्या ये एपी है? चेक करते हैं। 5/2 में से 2 को माइनस कीजिए, आंसर कितना आएगा? 1/2 आएगा। क्यों? क्योंकि 5/2 कितना था? 2.5, 2.5 माइनस 2 0.5, 0.5 इक्वल टू 1/2। ठीक है, 3 में से 5/2 को माइनस कीजिए, यानी कि 3 में से 2.5 को माइनस कीजिए, फिर से कितना आता है? 1/2 आता है। 1/2 आ गया। 7/2 में से 3 को माइनस कीजिए, 7/2 में से 3 को भी माइनस करके देखिए, आंसर कितना आ रहा है? 1/2 आ रहा है। ओके, तो मतलब ये तो भैया एपी है विद डी इज इक्वल टू 1/2, विद डी इज इक्वल टू 1/2। इसके आगे की हमें 3 टर्म्स लिखनी है, तो 7/2 तो थी हमारे पास, 7/2 में डी ऐड कर दूंगा मैं, यानी कि 7/2 प्लस 1/2, तो कितना आ गया? 4 आ गया। 4 के अंदर फिर से डी ऐड कर दूंगा मैं, 1/2 ऐड कर दिया, 9/2 आ गया। 9/2 के अंदर फिर से डी को ऐड कर दूंगा मैं, डी कितना है? 1/2 है, 5 आ गया। सिमिलरली थर्ड क्वेश्चन है, क्या ये एपी है? एपी है, जी हाँ बिल्कुल एपी है, क्योंकि इसमें से इसको माइनस करेंगे तो -2 आंसर आ रहा है, इसमें से इसको माइनस करेंगे तो -2 आंसर आ रहा है, इसमें से इसको माइनस करेंगे तो -2 आंसर आ रहा है। ठीक है, यानी कि अगर मैं इसमें से इसको कर रहा हूँ तो भी आंसर सेम आ रहा है, इसमें से इसको माइनस कर रहा हूँ तो भी आंसर सेम आ रहा है, इसमें से इसको माइनस कर रहा हूँ तो भी आंसर सेम आ रहा है, और वो सेम कितना आ रहा है? -2 आ रहा है, -2 आ रहा है। आगे के 3 टर्म्स कैसे निकालूंगा? आगे के 3 टर्म्स कैसे निकालूंगा? इस टर्म के अंदर मैं -2 को ऐड कर दूंगा तो कितना आएगा? -9/2 आएगा। फिर -9/2 में मैं डी को ऐड कर दूंगा तो -11/2 आएगा। -11/2 में मैं फिर से डी को ऐड करूंगा तो -13/2 आएगा। ठीक है, सिमिलरली हमारे पास यहाँ पे फोर्थ क्वेश्चन है, 3 3 + √2, 3 + 2 √2, 3 + 3 √2। तो ये तो साफ साफ दिख रहा है कि जो डी है वो एपी, सॉरी ये जो क्वेश्चन है ये एपी है। कैसे एपी है? क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि 3 में मैंने √2 को ऐड किया तो 3 + √2 आया, 3 + √2 में मैंने √2 को ऐड किया तो 3 + 2 √2 आया, 3 + 2 √2 में मैंने √2 को ऐड किया तो यहाँ पे 3 + 3 √2 आया। नहीं तो आप यहाँ पे माइनस करके भी देख सकते हैं, 3 + 2 √2 में से आप 3 को माइनस कर लीजिए, 3 + 2 √2 में से आप 3 + √2 को माइनस कर लीजिए, और 3 + 3 √2 में से आप 3 + 2 √2 को माइनस कर लीजिए। आपका जो आंसर आएगा तीनों ही केसेस में वो √2 आएगा। √2 आएगा तो आगे के 3 टर्म्स कैसे निकालूंगा? भाई इसके अंदर √2 को ऐड कर दूंगा, तो 3 + 4 √2, 3 + 5 √2, 3 + 6 √2। ठीक है, इस तरह से हम आ गए। अच्छा, अभी तक हमने कोई भी फॉर्मूला नहीं देखा है एपी का। ठीक है, हम लोग जर्नल क्वेश्चन सोल्व कर रहे हैं कि समझ रहे हैं कि डी क्या होता है, किसको किस में ऐड करते हैं, फर्स्ट टर्म क्या होती है, कॉमन डिफरेंस क्या होता है। अभी तक हमने कोई भी फॉर्मूला एपी के चैप्टर में जो दिया हुआ है वो यूज नहीं किया, और ना ही इस एक्सरसाइज में हम लोग उसको यूज करने वाले हैं। ओके, तो चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट स्लाइड में हमारे पास जो है वो फोर्थ क्वेश्चन है। फोर्थ क्वेश्चन में बोल रहा है कि सॉरी सिक्स्थ क्वेश्चन है, 4। ओके, फिफ्थ क्वेश्चन शायद स्किप हो गया, वो आप देख लीजिएगा क्या था, बिल्कुल प्लस माइनस और कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो सिक्स क्वेश्चन 0.2 0.22 0.22 0.2222। ठीक है, तो कोई भी इसको 0.22 नहीं बोले, क्योंकि पॉइंट के बाद हम लोग हमेशा इंडिविजुअली उनका नाम लेते हैं, डेसिमल। ठीक है, तो 22 बोलेंगे, इसको भी 0.222 बोलेंगे। तो एपी चेक करने के लिए क्या करूंगा मैं इस टर्म में से इस टर्म को माइनस करके देखूंगा, आंसर कितना आ रहा है? 0.02 आ रहा है। इस टर्म में से
इस टर्म में से मैं इसको माइनस करूंगा तो आंसर कितना आएगा 0.002 आएगा। अच्छा, इसमें से इसको किया तो अलग आंसर आया, इसमें से इसको किया तो अलग आंसर आया, तो ये तो एपी हो ही नहीं सकती, तो नॉट एन एपी। सिमिलरली जो 7th क्वेश्चन है उसमें मैंने कर दिया 0 -4 -8 -4, जी हाँ बिल्कुल ये एपी है d -4 के साथ। आगे के 3 टर्म्स आप खुद लिख सकते हैं, -12 में d को ऐड कर दीजिए, -16 में -4 को ऐड कर दीजिए, -20 और -24, ठीक है। ओके, ये एपी है, जी हाँ ये बिल्कुल एपी है, ये हमने अभी डिस्कस किया था, ये बिल्कुल एपी है, भले ही इसकी सारी टर्म सेम हो। ये आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ पे आपको लग रहा हो कि बहुत ही इजी सा क्वेश्चन है, बट स्टिल क्योंकि आप बिगिनर लेवल पे अभी, तो छोटी छोटी बातों का आपको ध्यान रखना है। तो ये बिल्कुल एपी है जिसका डी क्या है 0 है, और आगे के जो 3 टर्म्स होंगे वो भी बिल्कुल सेम होंगे, इसके आगे के 3 या इसके तो आगे के सारे टर्म्स इनफाइनाइट तक जितने भी टर्म्स आएंगे सब -1/2 होने वाले हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 13927, दिस इज नॉट एन एपी। क्यों? क्योंकि 3 में से 1 को माइनस किया तो 2 आया, 9 में से 3 को माइनस किया तो 6 आया, तो बिल्कुल ये है क्या? फिर ये जीपी है। जीपी के लिए क्या करते हैं कि एक कॉमन टर्म से उसको मल्टीप्लाई करते जाते हैं, ठीक है। तो 1 को 3 से मल्टीप्लाई किया 3 आया, 3 को 3 से मल्टीप्लाई किया 9 आया, 9 को 3 से मल्टीप्लाई किया 27 आया। तो जी हाँ ये बिल्कुल एक जीपी है, एपी तो नहीं है। जीपी के बारे में आपको ज्यादा बिल्कुल नहीं सोचना, आप बस ये पता करिए कि एपी है या एपी नहीं है। ओके, 10th क्वेश्चन इज ए 2a 3a एंड 4a। तो चेक करते हैं, 2a में से a को माइनस किया a आया, 3a में से 2a को माइनस किया a आया, 4a में से 3a को माइनस किया a आया। तो जी हाँ ये बिल्कुल एक एपी है। और इसकी आगे की जो 3 टर्म्स होंगी वो क्या होंगी? 4a में a के प्लस कर दीजिए 5a में a को प्लस कर दीजिए 6a में a को प्लस कर दीजिए 7a, आपको ये मिल जाएगा। अच्छा, कुछ लोग ऐसा भी कर रहे होंगे यहाँ पे कि सिर्फ सेकंड टर्म में से आप फर्स्ट टर्म को माइनस कर लीजिए और थर्ड टर्म में से सेकंड टर्म को माइनस कर लीजिए, अगर उन दोनों का आंसर सेम आ जाता है तो वो एपी है, ठीक है। बट नहीं, आपको जो 4th टर्म है उसमें से भी आपको थर्ड को माइनस करना है। अगर ये तीनों सेम आते हैं तब ये एपी है, नहीं तो हो सकता है कि एनसीईआरटी वाले जो है आपको बेवकूफ बना के चले जाएं कि फर्स्ट और सेकंड टर्म में तो कॉमन डिफरेंस रख दिया सेम, सेकंड और थर्ड में भी सेम डिफरेंस के साथ आगे बढ़ा दी, लेकिन आपने वहीं तक चेक करके छोड़ दिया, लेकिन जो थर्ड और फोर्थ के बीच का डिफरेंस था वो उन्होंने बढ़ा दिया कुछ या घटा दिया कुछ, ठीक है, तो वो सेम नहीं रखा। तो हो सकता है कि थर्ड और फोर्थ में उन्होंने लोचा कर रखा हो और आप सिर्फ थर्ड तक ही चेक करें, ठीक है। तो उसने जितना भी आपको एपी दिया वो आपको पूरा चेक करना है, ठीक है। उसने यहाँ पे सिर्फ आपको 4 टर्म्स दिए हैं, कोई आपको डैश करके नहीं छोड़ा हुआ। अगर वो डैश करके छोड़ता है तब हम सिर्फ फर्स्ट, तब या तो उसने दे रखा होगा कि ये एपी है, और नहीं तो हम लोग बाय डिफॉल्ट वो मानेंगे एपी है जब हम जितनी टर्म्स दे रखी है उन सबका अगर कॉमन डिफरेंस सेम है, आगे उसने डैश किया हुआ है तो हम ये मान लेंगे कि वो एक एपी ही है। नहीं तो वो मोस्टली उसने दिया होगा कि एपी है, और अगर नहीं दिया हुआ है और वहां पर जितनी टर्म्स उसने दी हुई है, मान लीजिए उसने सिर्फ 3 टर्म दी और डैश करके छोड़ा है, तो हम उन तीनों को चेक करेंगे, ठीक है। लेकिन यहाँ पे इसने 4 हमें प्रॉपर एक फाइनाइट 4 टर्म्स दी हैं, तो यहाँ पे मैं सबको चेक करूंगा, क्या पता इसने धोखा कर दिया हमारे साथ, ठीक है। तो जनरली ऐसा हुआ नहीं अभी तक, लेकिन हो सकता है, तो ये एक प्रिकॉशनरी मेजर हम पहले ही लेंगे अपनी साइड से। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 11th क्वेश्चन इज a स्क्वायर a क्यूब a की पावर 4। तो ये तो भाई एपी तो नहीं है, क्योंकि a स्क्वायर में से a को माइनस करूंगा तो कभी भी, और a क्यूब में से a स्क्वायर को माइनस करूंगा तो कभी भी ये दोनों सेम नहीं आ सकते। अगर ये सेम नहीं आ सकते तो ये एक एपी नहीं है, ठीक है। 11th क्वेश्चन हमारा फिनिश यहाँ पे। 12th क्वेश्चन √2 √8 √18 √32। तो इन सबको मैं इनकी सिंपलेस्ट फॉर्म में लिख लेता हूँ, ठीक है। सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना आपको आता है? √8 को मैं कैसे लिख सकता हूँ? 2 × 2 × 2, और 2 × 2 का तो एक पेयर बन गया, तो 1 रूट से बाहर आके 2 हो गया, और बचा कितना अंदर? √2, ठीक है। ये एक बहुत ही बेसिक टर्म आपको 8th क्लास से आती होगी या फिर 7th क्लास से, ठीक है। तो इन सब का आप अपनी सिंपलेस्ट फॉर्म में लिख लीजिए 4 और 2। अच्छा, आप माइनस करके देखिए, 2 √2 में से √2 गया, √2 बचा, है ना। 2 √2 में से √2 गया तो √2 कैसे बचा? 2 √2 में से √2 गया तो √2 कॉमन आया, तो 2 - 1 इज 1, तो √2 × 1 इज √2। माइनस करना आता है ना आपको, 2 √2 में से √2 को कैसे माइनस करेंगे? 3 √2 में से 2 √2 को माइनस कीजिए तो भी √2 आ रहा है, 4 √2 में से 3 √2 को माइनस कीजिए तो भी √2 आ रहा है, तो ये हो गया हमारा √2। अच्छा, इसके नेक्स्ट टर्म्स क्या होंगे?
नेक्स्ट टर्म्स क्या होंगे, √2 ऐड करते जाइए। 4√2 में √2 को ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 5√2 आएगा। 5√2 को मैं √50 लिख सकता हूं, है ना। इसका स्क्वायर कर दूंगा मैं, इसका स्क्वायर कर देंगे तो कितना आएगा, 25 × 2 विच इज √50। ठीक है, इसका स्क्वायर नहीं करना है मुझे, सॉरी मैं गलत बोल दिया, इसका स्क्वायर मुझे यहाँ पे नहीं करना है, बट इसको मुझे इसकी जो ओरिजिनल फॉर्म थी, यानी कि जो √2, √18, √8, √32 इस फॉर्म में लिखना है। तो आप इस फॉर्म में कैसे लिखेंगे, 5 को मुझे रूट के अंदर लेके जाना है, ठीक है। तो 5 जब रूट के अंदर जाएगा तो 2 बार 5 बन जाएगा, राइट। तो 5 × 5 × 2 यानी कि 25 × 2 यानी कि 50, √50। सिमिलरली नेक्स्ट टर्म कैसे आएगी, 5√2 में मैं क्या कर दूंगा, 5√2 में मैं √2 को ऐड कर दूंगा, क्योंकि √2 क्या हमारे पास कॉमन डिफरेंस है, तो 6√2 आएगा। 6√2 को उसकी ओरिजिनल फॉर्म में कैसे लिखेंगे, जो क्वेश्चन में दी हुई है, क्योंकि क्वेश्चन में दी हुई है हमें उसी फॉर्म को फॉलो करना है। तो 6√2, 6 जो है वो रूट के बाहर है, उसको रूट के अंदर लेके जाना है। अगर वो रूट के अंदर जाएगा तो वो 2 बार हो जाएगा, राइट। तो 6 × 6 36, 36 × 2 इज √72। अच्छा, वो 2 बार क्यों जाता है अंदर जाने पे, क्योंकि जब हम उसको बाहर निकालते हैं रूट के अंदर से, 6 × 6 उसका रूट लगा हुआ है, तो जब वो बाहर निकलता है तो कितना बन जाता है, 6। कैसे, 6 × 6 कितना होता है, 6 स्क्वायर, 6 स्क्वायर और रूट से स्क्वायर कैंसिल, ठीक है। तो ये हो गया हमारा 6 बच गया। अच्छा, रूट से स्क्वायर कैंसिल, ये आप अभी के लिए बात याद रख लीजिए कि स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाते हैं, बट जब आप हायर स्टैंडर्ड्स में जाएंगे, हायर क्लासेस में, 11th में, तो फिर एक बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस भी आपको देखने को मिलेंगे। कॉम्प्लिकेशंस नहीं है वो, मतलब बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीजें आपको देखने को मिलेंगी। अभी के लिए इतना याद रखिए कि जब रूट के अंदर जाता है तो 2 हो जाएगा, रूट के बाहर आएगा तो 1 बच जाएगा, ठीक है। ये आप 8 क्लास में पढ़ चुके हैं, ठीक है। ओके, नेक्स्ट टर्म जो आएगी 7√2 आएगी, इसको सिंपल फॉर्म में लिखा √98 हो गया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, √3, √6, √9, √12, ठीक है। अच्छा, इसको कैसे करेंगे हम, तो सिंपल सा आंसर है हमारे पास, तो बहुत ही सिंपल सा आंसर हमारे पास, वही हम लोग जो अभी तक करते आए हैं। √6 में से √3 को माइनस करेंगे, √9 में से √6 को माइनस करेंगे, और √12 में से √9 को माइनस करेंगे। अगर ये सब सेम आ रहे हैं तो ये AP है, और आगे की 3 टर्म्स हम निकाल लेंगे √12 में, जो भी D आएगा उसको प्लस करके। तो पहले तो D निकालते हैं, और D तो तब निकलेगा जब ये AP होगी, तो पहले चेक कर दें कि क्या ये AP है। तो √6 में से √3 को अपन ने यहाँ पे माइनस किया, √6 में से √3 को, तो √6 को मैं लिख सकता हूँ 3 × 2 का रूट, और √3 को मैं लिख सकता हूँ √3, तो √3 कॉमन, √2 - 1। ओके, √9 में से √6 को माइनस कीजिए, √9 में से √6, तो √9 कितना होता है, 3 होता है। √6 को मैं √3 × √2 लिख सकता हूँ, √6 को, तो √3 कॉमन आ गया, √3 - √2 बच गया। ये देखिए, ये यहाँ पे बिल्कुल भी सेम नहीं आया। जब मैंने सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस किया तो ये आ रहा है मेरे पास, और जब मैंने थर्ड टर्म में से सेकंड टर्म को माइनस किया तो मेरे पास ये आ रहा है। तो ये दोनों जो है ये बिल्कुल भी सेम नहीं दिख रहे हैं मुझे यहाँ पे। तो ये सेम नहीं है, तो ये AP ही नहीं है। AP ही नहीं है तो कॉमन डिफरेंस निकलेगा ही नहीं, और कॉमन डिफरेंस नहीं निकलेगा तो आगे की 3 टर्म्स तो निकल ही नहीं सकती। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 1 स्क्वायर, नेक्स्ट क्वेश्चन इज 1 स्क्वायर, 3 स्क्वायर, 5 स्क्वायर, 7 स्क्वायर। तो ये किसी भी एंगल से AP नहीं है, ठीक है। इनफैक्ट ये तो GP भी नहीं है, क्योंकि GP में तो एक कॉमन से मल्टीप्लाई होता है। यहाँ तो हम लोग ऑड नंबर्स का स्क्वायर कर रहे हैं। ये क्या है, ये एक स्पेशल सीक्वेंस है जिसमें हम लोग हर ऑड नंबर का स्क्वायर कर रहे हैं, यानी कि 1 स्क्वायर, 3 स्क्वायर, 5 स्क्वायर, 7 स्क्वायर, 9 स्क्वायर, 11 स्क्वायर, 13 स्क्वायर, 15 स्क्वायर, 17 स्क्वायर। तो ना ये AP है ना ये GP है, GP आपके सिलेबस में नहीं है, तो ना ये AP है, बट ये एक स्पेशल सीक्वेंस है। पैटर्न तो समझ आ गया ना मुझे, ये क्या है, ये भले ही AP ना हो बट इसका पैटर्न समझ आ गया मुझे। तो हमसे तो खैर इतना ही पूछा गया था कि क्या ये AP है, तो AP ये नहीं है। AP क्यों नहीं है, आप लोग माइनस करके देख लीजिए, 3 स्क्वायर में से 1 को कीजिए और 5 स्क्वायर में से 3 के स्क्वायर को कीजिए, आपका आंसर सेम नहीं आएगा, तो ये AP नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे 1 स्क्वायर, 5 स्क्वायर, 7 स्क्वायर, 73। ये देखिए, तो फर्स्ट टाइम देखने पर लग रहा है कि यार ये AP नहीं है, बट ऐसा नहीं है। आप अगर माइनस करके देखेंगे तो आपको पता लगेगा। 5 स्क्वायर में से 1 गया, कितना है, 24। 7 स्क्वायर में से 5 स्क्वायर गया, कितना है, 24। 73 में से 7 स्क्वायर यानी कि 49 गया, कितना है, 24। तो हर केस में जो मेरा आंसर है वो कितना आ रहा है, 24 आ रहा है हर केस में।
तो डी जो है मेरा ये 24 हो गया यहाँ पे। अब जो इसकी नेक्स्ट 3 टर्म्स है वो कैसे निकलेंगी भाई, 73 में डी को ऐड कर दीजिए, 24 को ऐड किया 97 आ गया, 97 में डी को फिर से ऐड कर दीजिए, ठीक है 121 आ गया, 121 में फिर से डी को ऐड कर दीजिए 24 को, तो 145 आ गया। तो चलिए ये हमारा जो एक्सरसाइज 5.1 है ये यहाँ पे फिनिश हो चुकी है, एंड एक्सरसाइज 5.1 फिनिश हमारी हो चुकी है। आपको ये जितने भी जो आपको ये स्लाइड्स मैंने दिखाए हैं ये सब आपको डाउनलोड के लिए मिल जाएगा, आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, या फिर आप जिस भी प्लेटफॉर्म पर देख रहे हैं आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। आप को ये जो पूरी PDF फाइल है ये आपको मिल जाएगी फॉर अगर आपको फ्यूचर रेफरेंस के लिए चाहिए हो, ठीक है। तो अभी तक हमने 5.1 में किसी भी तरह का कोई भी फॉर्मूला हमने यूज नहीं किया, हमने सिर्फ अपनी बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ AP से, जितना भी हमने अभी तक पढ़ा था AP, उस बेसिक अंडरस्टैंडिंग से हमने किया है, ठीक है। यहाँ पे आपको जो ध्यान देने वाला बात है, एक तो टैक्सी फेयर का क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, एक सिलेंडर का क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, एंड वन इज दैट कंपाउंड इंटरेस्ट, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा, इसकी डेरिवेशन कैसे आया, मतलब आपको समझ समझ के करना है। अच्छा, ये जो मेथड है P × 1 + R/100 की पावर n, ये तो एक फॉर्मूला आपको मतलब किसी ने रटा हुआ है तो फिर उसके लिए ईजी है, बट अगर किसी को नहीं आता है तो वो खुद का अपना दिमाग लगा सकता है, बस उसको कंपाउंड इंटरेस्ट का मतलब पता होना चाहिए कि क्या है। कंपाउंड इंटरेस्ट का मतलब है इंटरेस्ट पर इंटरेस्ट, ठीक है। तो आप खुद भी थोड़ा सोच सकते हैं, इधर उधर से सोच के आप तारों को जोड़ देंगे आपस में, तो आप एक डेफिनेटली एक कंक्लूसिव आउटपुट पे आप अपने आप ही पहुंच पाएंगे। तो मैथमेटिक्स इज ऑल अबाउट कि आपको कितना आप सोच रहे हैं उस क्वेश्चन पे, आपको जो दिया हुआ, अगर आपको नहीं आता है चीजें, जो आपको फॉर्मूला याद नहीं है, फिर भी आप उसमें सोचेंगे तो जरूर आप आंसर पे पहुंच जाएंगे। सो थैंक यू वेरी मच गाइस, और मिलते हैं एक्सरसाइज 5.2 में।